हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज इलास्टिसिटी। ये टॉपिक इजी है समझना, बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, देखो पहली बात, इलास्टिसिटी कोई थ्योरम नहीं है, इलास्टिसिटी कोई लॉ नहीं है। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। जितने भी सॉलिड है हमारे पास, जितने भी सॉलिड, ठीक उन सब की प्रॉपर्टी क्या है अपने आप में? इलास्टिसिटी। अब जब मैं आपसे सॉलिड बोल रहा हूं तो थोड़ा ध्यान देना, सॉलिड का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सॉलिड, सो व्हाट डू आई मीन? आप बता सकते हो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सॉलिड बोला जाएगा जिसके अंदर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, सपोज करो एक पॉइंट है पॉइंट ए और एक पॉइंट है पॉइंट बी। 2 पॉइंट है ए और बी, कहीं पर भी हो सकते थे। मैंने ऐसे लिए ए और बी, आप ऐसे भी ले सकते थे, ऊपर नीचे ए और बी, आप ऐसे क्रॉस में भी ले सकते थे ए और बी। कोई भी अगर हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करें तो इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप इस बॉडी को कैसे मूव कराओ। जैसे सपोज करो ए और बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है सपोज, तो मैं इस बॉडी को कैसे भी मूव कराऊं, मैं सर्कुलर मोशन कराऊं, मैं रोटेशनल मोशन कराऊं, मैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कराऊं, लीनियर मोशन कराऊं, ट्रांसलेटरी मोशन कराऊं, वाइब्रेशन कराऊं, कैसा भी मोशन मैं इसमें जनरेट करूं, ये बॉडी गोल भी अगर घूम जाए तो भी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहेगी। और सिर्फ ये ए और बी पॉइंट्स ही नहीं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके आपस के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसको कैसे मूव करा लीजिए। बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में? सॉलिड बॉडी। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, आप अपनी किचन में जाना, किचन में डब्बे में नमक रखा होगा, पिसा हुआ नमक है ना। क्या वो नमक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सॉलिड है। आम भाषा के लिए वो सॉलिड है ना। लेकिन वो पाउडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पाउडर्ड फॉर्म में। तो क्या अगर मैं एक चम्मच नमक लूं और उसको मैं किसी प्लेट में खाली करूं तो क्या उसके पार्टिकल्स आपस में डिस्टर्ब होंगे? हाँ। अगर एक पार्टिकल ए था और एक पार्टिकल बी था, उनके बीच की डिस्टेंस पहले 5 सेंटीमीटर थी, उस चम्मच को, नमक से भरी हुई चम्मच को अगर तुम किसी प्लेट में खाली करोगे तो उसी नमक के अंदर ए और बी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी, पाउडर शिफ्ट हो जाएगा, पाउडर के पार्टिकल्स हल्का सा अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएंगे। तो क्या वो पाउडर्ड फॉर्म का नमक कभी सॉलिड कहलाएगा? फिजिक्स के लैंग्वेज में सॉलिड नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल समझाया कि सॉलिड का फिजिक्स में मतलब क्या है। आम भाषा में हमारे किचन में जो नमक रखा रहता है, जो चीनी के दाने होते हैं, चीनी जो रखी रहती है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। बट फिजिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं बोले जा सकते। चीनी का एक दाना तो सॉलिड होगा, लेकिन कई सारे दाने मिलकर जो चम्मच में भरे हुए होंगे, वो पूरी चम्मच में भरे हुए सारे दाने मिलकर अपने आप में एक कंबाइंड सॉलिड बॉडी नहीं कहला सकते। क्योंकि अगर आप चम्मच में रखी हुई चीनी को अगर आप मूव कराओ या फेंको ऐसे, तो सारे दानों के बीच की आपस में डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जबकि सॉलिड ऑब्जेक्ट में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। आई मेरी बात समझ में? तो ये हमारे पास सॉलिड है, ऐसी बॉडी है। इसको हम रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। सॉलिड बॉडी को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। जो बॉडी सॉलिड है या रिजिड बॉडी है, 99% वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। मैं 99% क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं एक बैलून ले लूं, वो होली में नहीं आता पानी वाला गुब्बारा, उसमें अगर मैं पानी भर दूं और बैलून में गांठ बांध दूं, तो वैसे तो पानी लिक्विड है, लेकिन अब क्योंकि वो बैलून के अंदर फिक्स हो गया है, तो आप उसको स्क्वीज कर सकते हो, बैलून को, उसकी शेप चेंज कर सकते हो। अब उसमें इलास्टिसिटी लगेगी। ऐसे नहीं कि लिक्विड में इलास्टिसिटी नहीं लगती। आप समुद्र के नीचे चले जाओ, समुद्र के अगर आप नीचे चले जाओगे
तो जो नीचे वाला लिक्विड है, समुद्र के नीचे वाला लिक्विड, वो हल्का सा कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, और जो समुद्र के ऊपर वाला लिक्विड होता है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र के नीचे वाला लिक्विड है उसको समुद्र के ऊपर वाला इतनी लंबी हाइट वाला लिक्विड कंप्रेस कर देता है। तो लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी या सॉलिड्स या इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लगती है। तो लिक्विड्स में भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कुछ हद तक लगती है, बट जनरली वो लिक्विड कैसे होते हैं? बाउंडेड लिक्विड्स होते हैं, फ्री लिक्विड नहीं होते। तो या तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड होगी, और हम बोल सकते हैं बाउंडेड लिक्विड्स, बाउंडेड लिक्विड्स या गैसेस। एक बैलून लिया हमने, बैलून के अंदर गैस भरी, बैलून में गांठ बांध दी। अब बैलून को आप पिचकाओगे तो क्या बैलून पिचकेगा? नहीं पिचकेगा। क्या उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी? होगी। तो फिर बैलून तो बाहर से सॉलिड है ना, अंदर से तो उसमें हवा भरी है, तो उसमें इलास्टिसिटी कैसे लग रही है? मैंने आपको भी बताया, इलास्टिसिटी या तो प्योर सॉलिड्स में लगती है या लिक्विड गैसेस में भी लग सकती है, लेकिन वो लिक्विड और गैसेस कैसे होने चाहिए? अपने आप में बाउंडेड होने चाहिए, किसी के सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर भरे हुए होने चाहिए, या समुद्र के नीचे वो चारों तरफ से बाउंड है, वो कहीं और मूव नहीं कर सकता लिक्विड। ठीक है, फिलहाल हम सॉलिड्स को अपने दिमाग में रखते हुए इलास्टिसिटी को आगे समझते हैं। राइट, सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड भी दो टाइप के होते हैं। बेसिक अगर मैं आपको समझाऊं, पहले टाइप के सॉलिड होते हैं, वैसे होने को कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम जिस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम अपने क्लासिफिकेशन में सॉलिड को सिर्फ टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे। पहले टाइप का सॉलिड को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। सॉलिड दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। सॉलिड्स को भी हम क्या कर सकते हैं? टू टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जिस हिसाब से क्लासिफाई करेंगे सॉलिड को, हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉलिड इज नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स। पहला पार्ट सॉलिड का क्या कहलाता है? कुछ सॉलिड्स एमॉर्फस की कैटेगरी में आते हैं, कुछ सॉलिड्स हमारे सेकंड कैटेगरी में लाई करते हैं। सेकंड कैटेगरी का नाम रखा गया क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करते हैं पहले एमॉर्फस की। एमॉर्फस का क्या मतलब है? एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिन सॉलिड्स को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स, जिन सॉलिड को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट सॉलिड है, बिल्कुल हां सॉलिड है, लेकिन अगर आप ग्रेफाइट का केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो जितने भी कार्बन मिलकर ग्रेफाइट बना रहे होंगे, उन कार्बनों की पोजीशन कभी फिक्स नहीं होगी। कोई कहीं भी लाई कर सकता है। एक कार्बन यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, बस एक चेन होगी। ना इनकी कोई बॉन्ड एंगल फिक्स होगा, ना इनकी कोई पोजीशन फिक्स होगी, ना इनका अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारे कार्बन मिलकर कहीं भी आ सकते हैं। लो, ठीक जैसे पत्थर। थोड़ा मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात अगर मैं करूं, स्टोन क्या है? अपने आप में एक एमॉर्फस सॉलिड है। स्टोन कोई भी हो सकता है। वो नॉर्मल जो हमारे घर के बाहर पत्थर पड़े रहते हैं, रोड में पत्थर पड़े रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। लाइम स्टोन भी हो सकता है, और किसी भी टाइप का स्टोन हो सकता है। ये सब के सब क्या है? अपने आप में एमॉर्फस। क्यों है एमॉर्फस? देखो, जो हमारे घर के बाहर पत्थर रखा रहता है उसमें मेन कंपाउंड सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन, एक सिलिकॉन यहां होगा, दूसरा सिलिकॉन यहां होगा, तीसरा सिलिकॉन यहां होगा, चौथा सिलिकॉन यहां होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कितने सिलिकॉन है और उनका पैटर्न क्या है। कोई भी सिलिकॉन किसी भी सिलिकॉन के साथ चेन बना लेगा और कहीं पर भी लाई करेगा। कितने ही बॉन्ड एंगल में लाई कर सकता है, कोई किसी भी पोजीशन में लाई कर सकता है। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स। इनको लिखें एक बार। इनको अगर हम लिखेंगे तो देखो, मैं लिख देता हूं इसको। ग्रेफाइट अपने आप में एमॉर्फस सॉलिड एग्जाम्पल है। और इसका मतलब क्या है एमॉर्फस सॉलिड का? दोज
सॉलिड्स इन विच एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैव नो फिक्स्ड पोजीशन। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, नो फिक्स्ड पोजीशन, इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगी और कोई बॉन्ड एंगल भी फिक्स नहीं होगा, और नो फिक्स्ड बॉन्ड एंगल, नो फिक्स्ड बॉन्ड एंगल, इनका कोई बॉन्ड एंगल भी फिक्स नहीं होगा। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड। समझ में आई बात? इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल एक ग्रेफाइट दिया मैंने आपको, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया स्टोन, तीसरा हो सकता है ग्लास, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है सब। कांच में भी ऐसी होता है, कोई सिलिकेट्स कहीं पड़े रहते हैं, कोई सिलिकेट कहीं पड़े रहते हैं, बस आपस में जुड़े होते हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड के जस्ट अपोजिट होते हैं। जब आप किसी क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड को देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसा पता चलेगा कि जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। जैसे पोजीशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, इनकी पोजीशन क्या होगी? फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaCl वो पाउडर वाला NaCl नहीं है, मेरी बात समझ में आई? वो हम पीस के उसको चूरा बना देते हैं, वो वाला NaCl नहीं, जो पूरा सॉलिड फॉर्म में होता है, पत्थर की फॉर्म में जो NaCl होता है, मैं उस NaCl की बात कर रहा हूं। उसके अंदर पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होती है ना? जिस Na पॉजिटिव ने जहां आना है Na पॉजिटिव वहीं आएगा, दूसरी Cl नेगेटिव की जगह नहीं आ सकता। जिस Cl नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल ने जहां, एटम ने जहां आना है, वो Cl नेगेटिव वाला वहीं लाई करेगा। आई मेरी बात समझ में? देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक? आप इस स्ट्रक्चर में देखो, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, उसे मान लो Na पॉजिटिव यहां है, एक Na पॉजिटिव यहां है, एक Na पॉजिटिव यहां होगा, एक Na पॉजिटिव यहां होगा, एक Na पॉजिटिव यहां होगा। आई मेरी बात समझ में? एक Na पॉजिटिव यहां होगा, इनकी अपनी फिक्स पोजीशन होगी। अगर हम Cl नेगेटिव की बात करें तो Cl नेगेटिव में एक Cl नेगेटिव यहां होगा, 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 इस तरीके से एक Cl नेगेटिव यहां होगा, एक Cl नेगेटिव यहां होगा, ऐसे करके हम पूरा भर सकते हैं इसको। एक Cl नेगेटिव यहां होगा, एक Cl नेगेटिव यहां होगा, मतलब इनकी अपनी फिक्स्ड पोजीशंस होंगी। आई मेरी बात समझ में? ऐसे सॉलिड जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पोजीशन, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनके बॉन्ड एंगल सब फिक्स रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। समझ में आई बात? ऐसे सॉलिड अपने आप में कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डायमंड, डायमंड भी एक बढ़िया एग्जांपल है इसका। NaCl भी है, डायमंड भी है। देखो, ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है। कार्बन के ही दोनों कंपाउंड है। जब माइनिंग होती है, जब हीरे की खुदान खुदती है, तो वहां पर ग्रेफाइट भी निकलता है और हमारे पास डायमंड भी निकलता है। कोयले में ही तो हीरा मिलता है, कोयले की खान में, है ना? तो कोयला मीन्स बेसिकली ग्रेफाइट हम बोल देते हैं। तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है और डायमंड भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों में अंतर है। ग्रेफाइट एमोर्फस सॉलिड है, कार्बन अंट संट जुड़ जाते हैं, अनाप शनाप तरीके से जुड़ जाएंगे, तो वो कहलाएगा अपने आप में एमोर्फस या ग्रेफाइट। कार्बन जब एक सीक्वेंस में ऐड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके का कोई पैटर्न बनाते होंगे, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि वो एक फिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू कंबाइन होते हैं कार्बन, और वो बनाते हैं डायमंड। डायमंड, मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे सॉलिड अपने आप में क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं।
मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इतना, टाइप्स ऑफ सॉलिड। और भी कई तरीके हैं क्लासिफाई करने के सॉलिड को, बट हम फिलहाल एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के तरीके से ही क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, चाहे कोई भी सॉलिड हो, एमोर्फस हो, क्रिस्टलाइन हो, किसी भी टाइप का सॉलिड हो, अगर हम किसी सॉलिड में बाहर से कोई फोर्स लगाएं, एक फोर्स नहीं लगा सकते, पेयर ऑफ फोर्स लगाएं। और क्यों लगाएं पेयर ऑफ फोर्स? ताकि हम उस सॉलिड की शेप को चेंज कर सकें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमेशा पेयर में लगते हैं फोर्स, शेप चेंज करने वाले। शेप चेंज करने वाला फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा, सिंगल फोर्स नहीं लग सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास एक बॉडी है, ऐसे करके मेरे पास कोई बॉडी है, राइट? अब मैं कहता हूं कि यार इस बॉडी को ना खींचो, मान लो इसकी लेंथ है, मुझे इस बॉडी की लेंथ को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए अपने आप तो लेंथ बढ़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बच्चे ने कहा ठीक है सर मैं फोर्स लगाऊंगा, मैं तो इसमें फोर्स लगाऊंगा, ऐसे एफ सपोज करो 20 न्यूटन का। ये एक बच्चे ने एफ फोर्स लगाया ऐसे 20 न्यूटन का। बताओ क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी? ना, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये बॉडी चलने लग जाएगी। अगर 20 न्यूटन सरफेस पे एक्ट करने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो ये बॉडी चलने लग जाएगी। ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। तो कोई भी एक फोर्स अगर आप किसी बॉडी में लगाते हो तो वो बॉडी को डिफॉर्म नहीं करता, वो बॉडी की शेप चेंज नहीं कर सकता, वो बॉडी को मोशन में लेकर आने की कोशिश करेगा। हां, लेकिन अगर कोई बच्चा यहां से भी 20 न्यूटन लगा दे, एक बच्चे ने इधर से खींचा 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने इधर से लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, दोनों ने 20 न्यूटन का फोर्स बराबर फोर्स लगाना है, तो ये बॉडी कहीं चलेगी नहीं, ये बॉडी खींचने लगेगी, अपनी जगह पर खड़े खड़े क्या करने लगेगी? स्ट्रेच करने लगेगी। ऐसे करके ये बॉडी ऐसे खींचने लगेगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? ऐसे यूं लेंथ बढ़ेगी, कुछ इसकी लेंथ एल से ज्यादा होकर डेल्टा एल हो जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का पेयर लगाएं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। ये बॉडी की शेप को बिगाड़ सकते हैं। समझ में आई बात? कैसे शेप बिगाड़ सकते हैं? किस तरीके से शेप बिगाड़ सकते हैं? या तो लेंथ बढ़ा सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते थे। ये बॉडी है, इसमें हमने फोर्स 20 न्यूटन बाहर को ना लगाकर अंदर को लगाए होते, तो ये लेंथ को बढ़ाते कि लेंथ को पिचकाते? ये लेंथ को पिचका देते, लेंथ को क्या कर देते? कम कर देते, लेंथ इतनी रह जाती बस। तो ऐसे फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं, बाहर से लगाए जाते हैं, एक्सटर्नली लगाए जाते हैं किसी बॉडी में, इक्वल वैल्यू के होते हैं, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, 50 न्यूटन 50 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाएंगे। एक राइट को लगेगा तो एक लेफ्ट को लगेगा। ऐसे यहां पर ये देखो राइट को लग रहा था, ये लेफ्ट को लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाएंगे, ताकि ये फोर्सेस क्या कर सकें? बॉडी की लेंथ को बढ़ा सकें, बॉडी की लेंथ को घटा सकें, या बॉडी के वॉल्यूम को कम कर सके, या बॉडी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके, या बॉडी में बेंडिंग क्रिएट कर सके। बेंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं ये फोर्स। दिखाऊं? अगर मान लो मैं आपसे बोलूं मेरे पास दो रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने एक रॉड लगाई है ऐसे, ठीक? अब इस रॉड को अगर आप खींचोगे, इस रॉड को बीच में से पकड़ के कोई बच्चा लटक जाए इस रॉड में, तो कोई बच्चा अगर लटकेगा तो रॉड हल्की सी, हो सकता है हमारी आंखों को इतना बारीक ना दिखाई दे, लेकिन बच्चा अगर भारी हुआ तो ये रॉड क्या करेगी? हमने इसके सेंटर में एक फोर्स लगाया था, कितना फोर्स लगाया था? एफ फोर्स लगाया था, तो ये रॉड हल्की सी बेंड हो जाएगी। इन सारे ही केसेस में आप देखो हमने क्या किया, इन सारे ही केसेस में हमने बॉडी की शेप को बिगाड़ा है ना, उसकी शेप के साथ हमने ज्यादती करी, कभी उसकी लेंथ बढ़ा दी खींचकर, कभी पिचकाकर उसकी लेंथ कम कर दी, कभी उसका वॉल्यूम स्क्वीज कर दिया,
बैलून में हवा भरते हो तो बैलून इतना बड़ा हो जाता है, बैलून का वॉल्यूम बढ़ा दिया, थोड़ी हवा निकाल दी, बैलून का वॉल्यूम कम कर दिया। मतलब आप उसकी शेप, कभी आप उसमें एक रॉड लगाओगे, उसमें लटक जाओगे या फोर्स लगाओगे नीचे को खींचोगे इसको तो ये बेंड हो जाएगी इस प्रकार। तो कभी आप बॉडी को बेंड कर रहे हो, कुल मिलाकर आप बॉडी की शेप के साथ चेंजेस क्रिएट कर रहे हो, बॉडी की शेप में चेंज क्रिएट कर रहे हो। जब भी हम किसी बॉडी की शेप में चेंज क्रिएट करते हैं तो जो भी हम फोर्सेस बाहर से लगाते हैं, ये 20 न्यूटन जो लगाया है मैंने, ये F न्यूटन जो मैंने फोर्स लगाया है, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्सेस। क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्सेस। डीफॉर्मिंग फोर्सेस, नोट कर लो इसको अपनी कॉपी में। डीफॉर्मिंग फोर्सेस। व्हाट आर डीफॉर्मिंग फोर्सेस? Deforming forces are external forces which are applied in pair, equal and opposite forces के पेयर में अप्लाई किए जाते हैं, such that they changes the shape of the body। ये बॉडी के क्या कर सके? बॉडी की शेप चेंज कर सके। ऐसे बाहर के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बाहर से लगाए जाते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। आई मेरी बात समझ में? मैं लिख देता हूं, चलो। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी? टाइप्स ऑफ सॉलिड। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? डीफॉर्मिंग फोर्सेस। डीफॉर्मिंग फोर्सेस। व्हाट आर डीफॉर्मिंग फोर्सेस? डीफॉर्मिंग फोर्सेस हमेशा बाहर के फोर्सेस होते हैं, अप्लाइड एक्सटर्नली। ये हमेशा बाहर से लगाए जाएंगे। दूसरी बात, ये हमेशा पेयर में लगाए जाएंगे, applied in equal and opposite pair, इक्वल वैल्यू में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या कर सकते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल for changing the shape of body। ये किसी भी सॉलिड बॉडी की या किसी भी बाउंडेड लिक्विड या बाउंडेड एयर वाली बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं अपने आप में? डीफॉर्मिंग फोर्सेस। जब मैं शेप को चेंज करने की बात बोल रहा हूं तो चेंजिंग ऑफ शेप कितने टाइप का हो सकता है? थोड़ा थोड़ा याद रखें। चेंजिंग ऑफ शेप वैसे तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट कुछ कुछ हमें याद रखने अपने सिलेबस में। चेंजिंग ऑफ शेप कैसा हो सकता है? इंक्रीज इन लेंथ पहला हो सकता है, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करके आप शेप चेंज करा सकते हैं। दूसरा, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ को डिक्रीज करके आप शेप चेंज करा सकते हैं। दूसरा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। कैसे वॉल्यूम में? जैसे देखो साइकिल का टायर है या कार का टायर है या ट्रक का टायर है, टायर में हवा कम है तो वो देखो बैठा रहेगा, हम उसमें हवा भर देंगे, एयर को इंजेक्ट करेंगे प्रेशर के साथ, तो वो टायर का शेप बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमें उसका शेप चेंज दिखाई देगा। पहले वो फ्लैट दिखाई देगा, पिचका हुआ टायर दिखाई देगा, अब वो फूला हुआ टायर दिखाई देगा, है ना? तो हम वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज भी कर सकते हैं। किसी के साइकिल का या किसी की स्कूटी का टायर पंचर हो जाए, या बैलून की बात करें, एक बैलून देखोगे तो इतना सा ही दिखेगा तुम्हें, जब बाजार से खरीद के लाओगे, हवा भर दोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना? तो वॉल्यूम कम ज्यादा करके भी हम किसी की शेप को चेंज कर सकते हैं। भाई बैलून जिस मटेरियल का बना है वो रबर ही तो है ना? सिंथेटिक रबर है, वो सिंथेटिक रबर का भैया वॉल्यूम कम ज्यादा किया जा सकता है एयर ब्लोट करके उसमें, वो भी शेप चेंज करने का एक तरीका है। इंक्रीज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम। और क्या तरीका हो सकता है? बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ अ रॉड, रॉड को बेंड कर दो या किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड कर दो थोड़ा सा, आप बेंड नहीं कर पा रहे हो तो उसको रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स करके लटक जाओ खुद,
तो रॉड बेंड हो जाएगी, बेंडिंग का फॉर्म हो सकता है। एक फॉर्म और होता है, किसी बॉडी को हम हल्का सा एंगल क्रिएट करें किसी बॉडी में, मैं आगे समझाऊंगा, मैं अभी लिख देता हूं, धीरे धीरे करके आगे मैं आपको बताऊंगा, उसको बोलते हैं शियर डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? शियर डिफॉर्मेशन। इनसे ज्यादा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि शेप चेंज कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लेंथ बढ़ाकर, लेंथ घटाकर, वॉल्यूम बढ़ाकर, वॉल्यूम घटाकर, बेंड करके किसी रॉड को, या फिर उसमें शियर डिफॉर्मेशन क्रिएट करके। शियर डिफॉर्मेशन क्या है मैं अभी आगे धीरे धीरे करके बताऊंगा। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसे फोर्सेस जो ये सब कर पाते हैं वो कहलाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जो बाहर से लगाए जाते हैं, एक्सटर्नली लगाए जाते हैं। समझ में आई बात? एक बार अपनी कॉपी में इसको नोट करिए सभी बच्चे।